देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस कर लिया था, कुछ रिलेशन पढ़े गामा वामा के, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक को भी समझा। अब आज पहले थोड़ा सा करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को कंपेयर, और फिर करेंगे एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में कंपेयर, और फिर कुछ न्यूमेरिकल, और फिर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा। तो करते हैं, तो देखो वही करते हैं। अब देखो इसमें भी जो होता है जैसे रिवर्सिबल और मतलब, तो इसमें नीचे लिखो कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम लोग इनको कंपेयर करते हैं। तो देखो होता क्या है कि वो जो बात बताई थी ना आपको आइसोथर्मल के लिए, वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। देखो आइसोथर्मल के केस में क्या था कि जब एक्सपेंशन हो रहा था, तो रिवर्सिबल वाले का वर्क ज़्यादा था, इरिवर्सिबल का वर्क कम था। ग्राफ भी कुछ वैसा ही है, जैसे अगर इरिवर्सिबल होगा तो सडन चेंज, तो ऐसा होगा पीवी कर्व, अरे पीवी कर्व ऐसा होगा, और अगर रिवर्सिबल होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो सेम, तो देखो आपके पास क्या होगा कि एडियाबैट मतलब जो आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल में जाओ, आइसोथर्मल में क्या था कि पहले एक्सपेंशन में रिवर्सिबल वाले का वर्क ज़्यादा था और इरिवर्सिबल वाले का वर्क कम था, ठीक है। और कंप्रेशन में आओ, कंप्रेशन में क्या था, इरिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा था और रिवर्सिबल का वर्क कम था। तो सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ एक्सपेंशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क इज मोर देन द irreversible adiabatic work. In case of expansion, reversible adiabatic work is more than the irreversible adiabatic work. आप कोई भी न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करके देखना, मतलब मान लो जैसे, तो आप जब सॉल्व करके देखोगे तो देखना कि सेम कंडीशन पे रिवर्सिबल वाले की वैल्यू ज़्यादा आएगी, इरिवर्सिबल वाले की वैल्यू कम आएगी। तो एक्सपेंशन में ध्यान रखना, रिवर्सिबल वाले का ज़्यादा होगा, इरिवर्सिबल का कम होगा, ठीक है। फिर इसमें नीचे नेक्स्ट लिखो इन केस ऑफ adiabatic compression, work done in irreversible process is more than the reversible process. In case of adiabatic compression, work done in irreversible process is more than the reversible, ठीक है। अगर एक्सपेंशन करते हैं तब क्या होगा, अगर एक्सपेंशन करते हैं तो किसका वर्क ज़्यादा होगा, रिवर्सिबल का। एक्सपेंशन में किसका वर्क ज़्यादा होगा, रिवर्सिबल का। और अगर कंप्रेस करते हैं तो किसका ज़्यादा होगा, इरिवर्सिबल का, ठीक है। अब इसमें समझो इन बातों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको समझो। एक्सपेंशन में कूलिंग होता है, यार ये तो लास्ट टाइम पे बताया था सबसे लास्ट में, और कंप्रेस करते हो क्या होता है, हीटिंग। तो अब देखो एक्सपेंशन को समझो, मैं जो बताने जा रहा हूं ये मतलब ऐसी चीजें कई बार क्या होता है स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा रहता है। जे एडवांस बताए घुस के पूछते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा रहता है। और ये सब बातें मैं जो बताना चाह रही हूँ कहीं पे भी नहीं लिखा रहता, मतलब बहुत ही मतलब कम जगह लिखा रहता है। मतलब ये सब चीजें, मतलब अब आप बोलोगे आपने खुद से बनाया, नहीं भाई मैंने खुद से नहीं बनाया। अब क्या होता है कि जब मैं स्टार्टिंग में टीचिंग स्टार्ट किया तो मैंने ढूंढ के दसों जगह से चीज़ें पढ़ी। तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे एक ही दो जगह मिली, मतलब बहुत ढूंढ के 10 जगह से पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलती है। और क्यों पढ़ा, क्योंकि जेई वाले घुस के पूछते हैं। और ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप एग्ज़ाम में कभी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। और जेई वाले क्योंकि एडवांस वाले, जेई में ना नीट वालों की इतनी औकात नहीं है, अरे सब छोटे मोटे एग्जाम में एडवांस पे आओ। तो जेई में ना नीट वालों कितने औकात नहीं, कितना घुस के पूछे, तो एडवांस वाले घुस के पूछते। इसलिए ये सब मैं जो बताने चाह रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आपका टारगेट आईआईटी है तो। और ये चीज़ें मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सोच नहीं सकते, पर मोस्ट ऑफ द लोग इसको सोच नहीं सकते, बस इसको सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और टीचर का काम ही भाई हर चीज़ बताना, जो आप नहीं सोच पा रहे वो मैं आपको दे दूँ लिख के, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, कूलिंग होती है। अब समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, क्या है इसका पूरे का पर्पस। देखो सपोज करते ये इनिशियल टेम्परेचर था T1, ये एक टेम्परेचर है T2 और एक टेम्परेचर है T3।
ऐसा बनाने का पर्पस है कि कूलिंग हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। तो एक मतलब एडियाबैटिक है, ये ध्यान रखना, प्रोसेस सारे एडियाबैटिक है। तो एक बार क्या हुआ, ये एक प्रोसेस में T1 से T2 गया है और एक में ये गया है T1 से T3 में, ठीक है। देखो वर्क का जो फॉर्मूला था वो अरे डेल्टा ई ही था, तो वर्क का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे NCV T2 माइनस T1। जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, डिफरेंस उतना ज़्यादा वर्क होगा। माइनस प्लस साइन से भाई नहीं कंपेयर करना है, माइनस साइन तो ये बताता है कि एक्सपेंशन है और प्लस साइन बताता है कंप्रेशन है। तो एक्सपेंशन है तो ऑब्वियस माइनस साइन से, वो नहीं डिफरेंस वैल्यू। तो जब ज़्यादा डिफरेंस होगा, ज़्यादा वैल्यू होगा तो ज़्यादा वर्क होगा। अब आपको मैंने क्या बताया अभी, जब एक्सपेंशन होगा तो किसका वर्क ज़्यादा होता है, रिवर्सिबल का। तो ये वाला वर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये वाला वर्क ज़्यादा होगा। किसका वर्क, ये वाला वर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जब एक्सपेंशन होगा तो ये वाला वर्क ज़्यादा होगा और ये वाला वर्क कम है, तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल, ठीक है, ये होगा इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल वाला क्या है कि अरे वर्क ज़्यादा है तो डिफरेंस ज़्यादा, देखो ज़्यादा डिफरेंस तो ज़्यादा वर्क, इरिवर्सिबल में वर्क कम तो कम डिफरेंस। अब समझो, ऐसे कुछ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ये मान लो कि 300 केल्विन है, सपोज करिए 300 केल्विन, तो ये हो सकता है 200 केल्विन हो और ये हो सकता है 150 केल्विन। तो देखो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा तो वर्क ज़्यादा, और 200 केल्विन तो डिफरेंस कम तो वर्क कम, ठीक है। ये तो कोई भी बता देगा, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी बता देगा कि भाई मतलब रिवर्सिबल में वर्क ज़्यादा है और इरिवर्सिबल में कम। जे वाले उल्टा पूछेंगे, क्या बोलेंगे कि इन केस ऑफ adiabatic expansion, if initial temperature is same, then final temperature of irreversible process is more than the reversible process। बोलेगा कि फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का ज़्यादा है रिवर्सिबल से, तो आप पहले ही उसको काट दोगे। आप बोलोगे कि अरे नहीं रिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा होता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, वहीं पे गलती हो जाएगी। देखो इसका वर्क ज़्यादा है, ये वर्क क्या है, ज़्यादा है। वर्क अगर आपके पास ज़्यादा है तो डिफरेंस ज़्यादा है तो टेम्परेचर इसका कम है। अगर आप फाइनल टेम्परेचर कंपेयर करोगे तो ये टेम्परेचर आपके पास कम है, ये टेम्परेचर ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, गिवन डायग्राम के हिसाब से T2 की वैल्यू T3 से ज़्यादा है, तो फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का रिवर्सिबल से ज़्यादा है। ये देखो दोनों ने सेम टेम्परेचर से चालू किया, ये 300 से, ये 200, ये 150। टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा है, टेम्परेचर ये ज़्यादा है, तो इसमें टेम्परेचर पूछ लेगा, टेम्परेचर जो आप सोच ही नहीं पाओगे। तो वर्क नहीं पूछा, टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अब इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, in case of adiabatic expansion, if both reversible and irreversible process start from same initial temperature, if both reversible and irreversible process start from same initial temperature, then final temperature of irreversible process is more than the final temperature of reversible process. Final temperature of irreversible process is more than the final temperature of final temperature of reversible process। इसका फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका फाइनल टेम्परेचर कम है। इसका वर्क डन ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम हो गया, इसका वर्क डन कम है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है किसका, इरिवर्सिबल का रिवर्सिबल से, ठीक है, ध्यान रखना एक्सपेंशन के केस में भी। अब इसमें आते हैं कंप्रेशन। तो जेई एडवांस वाले उल्टा पूछते, सीधा सीधा नहीं। देखो वर्क पूछेंगे तो कोई भी बता देगा कि भाई रिवर्सल का वर्क ज़्यादा है, इरिवर्सल का कम। वर्क नहीं पूछेंगे, टेम्परेचर पूछेंगे, जो आप सोच ही नहीं पाओगे। टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, इरिवर्सल का। फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सल का ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें वर्क कम होता है, कूलिंग हो रही थी ना। अब देखो कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में तो हमको पता है कि इरिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा होता है और कंप्रेशन में क्या होता है, हीटिंग। अरे एडियाबैटिक में तो हीटिंग होता है। तो देखो T1, T2, T3, ठीक है, ये T1 से गया T2,
ठीक है। रिवर्सिबल, अरे भाई रिवर्सिबल वाले का वर्क कम होता है ना कंप्रेशन में। कंप्रेशन में किसका वर्क ज्यादा होता है? इरिवर्सिबल का। तो रिवर्सिबल का तो वर्क कम होता है, तो कम डिफरेंस, कम है वर्क। अरे वर्क का फॉर्मूला वही जो बता रखा है, कितनी बार पूछोगे आप लोग, T2 - T1, यही तो डिफरेंस होता है। कम डिफरेंस कम है वर्क, और ज्यादा डिफरेंस ज्यादा है वर्क, ठीक है। तो अब देखो ध्यान क्या रखना है, ये वर्क कम है, ये वर्क ज्यादा है, तो इरिवर्सिबल का वर्क ज्यादा होगा, रिवर्सिबल का वर्क कम होगा, ठीक है। इरिवर्सिबल का वर्क ज्यादा है और रिवर्सिबल का वर्क कम, और इसमें होता है हीटिंग। तो अब समझो, अगर ये 300 केल्विन है तो ये हो सकता है 400 केल्विन है, और ये हो सकता है 450 केल्विन। तो इसका वर्क ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। फिर से किसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है? इसका। तो इसका मतलब ये है, चाहे एक्सपेंशन करो चाहे कंप्रेशन करो, वर्क किसी का भी कम हो किसी का भी ज्यादा हो, फाइनल टेम्परेचर हमेशा इरिवर्सिबल वाले का ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट ऐसे आता है जेई में, जेई एडवांस में लिख के, कि इन बोथ केसेस एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल इज ऑलवेज मोर देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आपको लगेगा कंफर्म ये गलत है, पर ये सही है। वर्क किसका ज्यादा है किसका कम, इससे मतलब नहीं है। फाइनल टेम्परेचर इसी का देखो दोनों बार ज्यादा आया, समझ में आ रहा है? नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो, इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका वर्क ज्यादा है, इसका वर्क मतलब इसका वर्क ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा। फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इफ बोथ प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम सेम टेम्परेचर। दोनों सेम टेम्परेचर से स्टार्ट हुआ है तो। अब इसमें नीचे लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखो इट मीन्स दैट इन बोथ एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन फाइनल टेम्परेचर of irreversible process is always more than the final temperature of reversible process if both process starts from same temperature। अगर दोनों सेम टेम्परेचर से स्टार्ट होगा तो इरिवर्सिबल वाले का टेम्परेचर ज्यादा होगा रिवर्सिबल वाले से, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इरिवर्सिबल वाले का टेम्परेचर ज्यादा होगा रिवर्सिबल वाले से, ये हमारा कंक्लूजन जेई एडवांस में ये पूछेगा। वर्क तो कोई भी बता देगा किस में का ज्यादा, अरे मतलब लिखवा दिया तो बता ही दोगे, वो तो कोई भी एग्जाम वर्क के बारे में तो नीट भी पूछ लेता है, वर्क के बारे में सीटी भी पूछ लेता है, तो वर्क तो कोई भी पूछ सकता है, पर टेम्परेचर में घुस के कौन पूछेगा? एडवांस। तो इसलिए हर चीज में अंदर पता होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर के बारे में चलो हो गया, हम लोगों ने समझ लिया, लास्ट टेम्परेचर एक्सपेंशन हीटिंग कूलिंग सब समझ लिया। अब इसको देखो, इसका जो ग्राफ होता है, मैं ग्राफ नहीं करवा रहा, इसका ग्राफ कुछ कुछ किससे मिलता जुलता है, अरे वही आइसोथर्मल वाला वही सेम ग्राफ है, ठीक है। तो अब इसके ग्राफ को आइसोथर्मल के ग्राफ से कंपेयर करते हैं। तो नीचे लिखो कंपेरिजन। देखो इरिवर्सिबल में तो पता ही होता है ऐसा ही ग्राफ, अरे इरिवर्सिबल में क्या होता है? आइसोथर्मल में सडनली एक्सपेंशन में सडनली डिक्रीज एक्सपैंड, तो वही सेम। तो वो क्या कंपेरिजन तो रिवर्सिबल में होगा। तो नीचे लिखो कंपेरिजन बिटवीन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या, पहले समझो आइसोथर्मल, ये ध्यान रखना आइडियल गैस के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पीवी कांस्टेंट, अरे यही तो होता है ना भाई, पीवी कांस्टेंट होता है। डिफरेंशिएट करो, पढ़ाया होगा ना, जब दो वेरिएबल होते हैं तो क्या होता है, मान लो जैसे डी, अरे ये सब पढ़ाया होगा ना, ये सब तो आता ही होगा, डी यू इंटू वी बाई डी एक्स पढ़ाया होगा। एक को बाहर निकालते हैं, फिर एक को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को बाहर, फिर पहले को डिफरेंशिएट, वही निकाल करते हैं इसको। पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। पी डी वी प्लस वी डी पी 0। अरे डिफरेंशिएट किया, पहले पी बाहर और डी वी,
अंदर और फिर v बार dp, ऐसे किया जाता है भाई, ऐसे किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो p वर्सेस v का कर्व होता है, अरे यही तो होता है p वर्सेस v का कर्व। स्लोप क्या होता है, अच्छा y और x में स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, तो इसमें क्या होगा dp बाई dv, स्लोप इधर लाओ। ठीक है, इसमें नीचे लिखो दिस इज स्लोप ऑफ पीवी कर्व, ऐसे लिखते ना, पीवी कर्व दिस इज स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन आइसोथर्मल प्रोसेस। भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में जो पीवी कर्व होता है उसका स्लोप है, अरे वो करते थे ना ये इसका स्लोप पता होगा ना, पी और वी में स्लोप निकालना। अरे फिजिक्स में कैलकुलस पढ़ा होगा ना भाई, कैलकुलस पढ़ाना मेरा काम नहीं है ये सब, ठीक है, कैलकुलस आता होना चाहिए, ठीक है, नहीं आता रिवाइज आके करो, हो गया, बस मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा होगा जाके रिवाइज करो, ठीक है, ये स्लोप होता है, नहीं आता तो रिवाइज करो बस, एडियाबैटिक यही सब पढ़ाना था। अगर मैथ्स तो फिर स्टार्टिंग में फिर फिजिक्स में मैथ्स पढ़ाने का क्या सेंस बना, जब मुझे करवाना था सब, जाके रिवाइज करो, हो गया। एडियाबैटिक में क्या होता है, पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट, पी वी टू द पावर भाई गामा कांस्टेंट होता है, करो डिफरेंशिएट करो, तो वी टू द पावर गामा और डीपी, पहले क्या होगा, चलो पहले v टू दी पावर गामा को कर देते डिफरेंशिएट, तो x टू दी पावर n पता होगा ना क्या होता है, n टाइम x टू दी पावर n माइनस 1, सब पता होना चाहिए, नहीं पता जाकर रिवाइज करो, फिर पावर आगे आएगा पावर एक कम हो जाएगा, ठीक है, v और dv, अरे भाई ऐसे तो होगा डिफरेंशिएट, इसमें नहीं किया, इसमें तो सिर्फ एक ही था, तो उसमें क्या करते हो, उसमें पावर था तो पढ़ाया होगा ना, चेन डिफरेंशिएशन सब, बस वही सब है और क्या, प्लस v टू दी पावर गामा और dp इज इक्वल टू 0। देखो ये v टू दी पावर गामा, ये चलो अभी काटते नहीं है, ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस, इसको इधर तो dp बाई dv, ये क्या होगा, माइनस p बाई आपका ये गामा है ना ये, तो ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा गामा, और ये p ये इधर गया तो ये होगा v टू दी पावर गामा माइनस 1 अपन v टू दी पावर गामा, और ये गामा गामा माइनस 1 तो कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो dp बाई dv इक्वल टू क्या है, गामा टाइम्स p बाई v, अरे एक ही v बचेगा, देखो ये काट दिया तो एक v बचेगा, ठीक है, मान लो इसका पावर 2 होगा तो इसका पावर 1 होगा, ये बताना, इसका पावर 3 तो इसका पावर 2, अरे माइनस 1 है तो ये एक v बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे गामा आ रहा है, गामा, ये पहले ये लिख लो, ये क्या है, दिस, ये लिखो ये क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस में ये, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये, रिवर्सिबल में, ठीक है, इसमें गामा से मल्टीप्लाई हो रहा है। आइडियल गैस के लिए गामा 1 से बड़ा होता है, गामा अगर 1 से बड़ा है तो इसका स्लोप ज्यादा, पता होगा ना, गामा 1 से बड़ा होता है ये, तो ये वाली वैल्यू, अरे माइनस साइन को मत देखो भाई, डिक्रीज करे बस, मतलब भाई वैल्यू को मत देखो, डिक्रीज हो रहा है तो वैसा, इसको छोड़ो, गामा 1 से बड़ा है तो उसका मतलब क्या है, तो इसमें नीचे लिखो एस वी नो दैट गामा इज मोर देन 1, गामा इज मोर देन 1, सो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, so slope of reversible adiabatic process, so slope of reversible adiabatic process is more than the slope of reversible isothermal process, तो किसका स्लोप ज्यादा होता है, एडियाबैटिक का, किसका स्लोप कम है, आइसोथर्मल का, तो किसमें रेट ऑफ चेंज, अरे स्लोप क्या बताता है भाई, रेट ऑफ चेंज, तो किसमें रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा, एडियाबैटिक को, तो इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो, so rate of change in adiabatic process is more than the rate of change in isothermal process, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज होता है वो ज्यादा होता है किससे, आइसोथर्मल में,
तो so rate of change in isothermal so rate of change in adiabatic process is more than the rate of change in isothermal process. तो एडियाबैटिक का चेंज आइसोथर्मल से ज्यादा होता है, समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं ग्राफ प्लॉट, ठीक है, ध्यान से देखना, पहले एक्सपेंशन के लिए करने जा रहे हैं। तो ये है वो कर्व जो हम लोग करेंगे प्लॉट, P वर्सेस V का कर्व। मतलब कर्व तो वैसे ही डिफरेंस सारा स्लोप का है। दोनों को मैंने एक ही जगह से स्टार्ट किया, P1 और V1, ठीक है। तो ये जो कर्व है ये है आइसोथर्मल और ये कर्व है एडियाबैटिक, ठीक है। देखो जब कुछ कंपेयर करना है तो कुछ ना कुछ तो सेम करना पड़ेगा। तो ये क्या है, देखो मैंने दोनों का क्या है, वॉल्यूम सेम रखा है। तो इसका प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2, इसका लेकिन प्रेशर P3 और वॉल्यूम V2। तो ये क्या है आपके पास, ये कर्व किसके लिए, इसको लिख लो फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम। अगर दोनों का फाइनल वॉल्यूम सेम है तो मतलब कि देखो इनिशियली तो सेम से स्टार्ट किया कंपेयर करने के लिए, और दोनों का फाइनल वॉल्यूम सेम है। तो अब देखो क्या हुआ, एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा, तो ज़्यादा स्पीड से कम हुआ, आइसोथर्मल का स्लोप कम, या आइसोथर्मल आइसो तो इसका स्लोप कम, ठीक है, ये आपके पास होगा। अब इसमें देखो फाइनल प्रेशर तो क्या होगा, याद रखना कि फाइनल प्रेशर ऑफ एडियाबैटिक, देखो ये कम है, ये कम होगा किससे, फाइनल प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल से, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो भाई, लिखो, ऐसे भी बहुत करने हैं अभी, तो लिखो इफ आइसोथर्मल and adiabatic process start from same pressure and volume, then final pressure of isothermal process is more than the final pressure of adiabatic process when फाइनल वॉल्यूम ऑफ बोथ द प्रोसेस आर सेम। अगर फाइनल वॉल्यूम सेम होगा तो इसका फाइनल प्रेशर ज्यादा होता है, इसका फाइनल प्रेशर कम होता है, ठीक है। ये हुआ पहला कर्व। इनिशियल सेम लेना तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, ये तो पहला कर्व होगा एक्सपेंशन में। अभी और करना है भाई, ये तो अभी स्टार्ट है। जब दोनों का फाइनल वॉल्यूम सेम लिया तब था, अब जब दोनों को फाइनल प्रेशर सेम लेंगे तब हो सकता है, मान लो ऐसा स्टार्ट किया, तो इस बार मैंने क्या किया, दोनों का फाइनल, मतलब आपका जो फाइनल है भाई, फाइनल प्रेशर सेम लिया, तो ये आपके पास क्या है, फॉर सेम फाइनल प्रेशर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, फॉर सेम फाइनल वाले में इसको P2 कर लेते हैं और वॉल्यूम V2, ठीक है, प्रेशर सेम है तो इसको भी P2 और इसका वॉल्यूम V3, ठीक है। ये जिसका स्लोप कम है और इसका ज़्यादा, तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो ये किसके लिए कर्व है, ये कर्व है फॉर सेम फाइनल प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम की बात करते हैं, देखो ये वाला वॉल्यूम ज़्यादा है, ये वाला वॉल्यूम कम है, मतलब कि दोनों हमारे
ये लेक्चर मुझे एक्चुअल में डिसकंटिन्यू करना पड़ गया था। लास्ट टाइम पे एक्चुअल में पावर कट हो गया था, तो ये लेक्चर मुझे हाफ में मतलब आधे में रोकना पड़ गया था, तो मैं भी इसको फिर से कंटिन्यू करता हूँ। ये मतलब हमारा एक ही लेक्चर रह गई है। तो मैं बता ये रहा था एक्चुअल में कि आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक को कंपेयर कर रहा था, और मैंने पहले एक्सपेंशन को कंपेयर किया। मैंने पहले वाले केस में किया जब वॉल्यूम दोनों का सेम रहे, फाइनल वॉल्यूम, और जब फाइनल वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है, अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले, जब फाइनल वॉल्यूम सेम रहता है तो उस समय क्या होगा कि जब फाइनल वॉल्यूम सेम रहता है तो उसमें क्या होगा, फाइनल प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल इज मोर देन द एडियाबैटिक। और सेकेंड केस मैंने किया कि जब प्रेशर सेम होगा एक्सपेंशन में, अगर दोनों को फाइनल प्रेशर सेम होगा तो क्या होगा कि फाइनल वॉल्यूम जो था वो आइसोथर्मल का ज़्यादा था आपका एडियाबैटिक से। तो ये तो एक्सपेंशन के लिए था। अब हम लोग कंप्रेस के लिए करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर हम लोग कंपेयर करते हैं कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में पता ही है कि अब आपको रिवर्स चलना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम को, हर चीज़ को बढ़ाना है एक्चुअल में। तो हम लोग इसमें रिवर्स करते हैं, कंप्रेस करते हैं एक्चुअल में। तो देखते हैं कि कंप्रेशन में आपके पास क्या होगा। तो दिस विल बी P एंड V, P वर्सेस V। इनिशियल अब आपके पास क्या होगा, ये नीचे रहेगा P1 एंड V1। तो इस बार कंप्रेस करना है, तो फिर वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड प्रेशर विल इंक्रीज। तो देखो क्या होगा इस बार, तो ये हमारे पास कर्व होगा। तो देखो नीचे वाले का स्लोप कम है, तो पता ही होता है किसका स्लोप कम होता है, आइसोथर्मल। सो दिस विल बी आइसोथर्मल एंड दिस विल बी एडियाबैटिक। तो भाई ये एडियाबैटिक होगा, नीचे वाला आइसोथर्मल होगा। तो यहाँ पे भी क्या देखो, दोनों का सेम वॉल्यूम, ठीक है, सेम वॉल्यूम है। पर यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इसको हम लोग ले लेते हैं P2 और V2, और इसको ले लेते हैं P3 और V2, सेम वॉल्यूम। पर जब कंप्रेस कर रहे हैं तो फाइनल प्रेशर किसका ज़्यादा आ रहा है, एडियाबैटिक का। तो एक्सपेंशन में आइसोथर्मल का ज़्यादा था, अरे एक्सपेंशन अभी के तो किया, फाइनल प्रेशर किसका ज़्यादा था, आइसोथर्मल का। और कंप्रेस करते किसका सबसे ज़्यादा है, एडियाबैटिक का। तो अब क्या होगा, इसमें नीचे लिखो फॉर सेम वॉल्यूम। जब सेम वॉल्यूम होगा तो हमने क्या देखा, फाइनल प्रेशर ऑफ एडियाबैटिक क्या है, ज़्यादा अब है फाइनल प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल। तो इसमें नीचे लिखते हैं इन केस ऑफ कंप्रेशन व्हेन फाइनल वॉल्यूम ऑफ बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर सेम, then final pressure of adiabatic is more than the final pressure of isothermal। तो एडियाबैटिक का फाइनल प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। एक लास्ट ग्राफ इसमें प्लॉट कर लेते हैं फटाफट। तो मान लेते हैं कि ये कर्व यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ तक। तो दिस इज एडियाबैटिक, और ये किसके लिए, दिस इज नॉट फॉर सेम प्रेशर, के लिए कंपेयर कर रहे हैं। तो ये आइसोथर्मल है और दिस विल बी एडियाबैटिक फॉर सेम प्रेशर। तो इसका देखो वॉल्यूम कम आ रहा है और इसका देखो वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। तो देखो क्या होगा आपके पास, लिखो इसमें फॉर सेम फाइनल प्रेशर। तो आपके पास क्या होगा कि जो फाइनल जो वॉल्यूम होगा आइसोथर्मल का वो कम होगा किससे, फाइनल वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक से। फाइनल वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल विल बी लेस देन फाइनल वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक, ठीक है। आइसोथर्मल का फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, एडियाबैटिक से कम होगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखते हैं, लिखो इन केस ऑफ कंप्रेशन व्हेन फाइनल प्रेशर आर सेम, देन फाइनल वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक इज मोर देन द आइसोथर्मल, ठीक है। तो ये हमारे देखो सारे कर्व हो गए जहां पे हमने रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल को कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों का ये एक्चुअल में प्रोसेस नियरली खत्म हो गया, तो हम लोग एक थोड़ा सा साइक्लिक प्रोसेस लिख लेते हैं,
फिर कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, फिर हमारा फर्स्ट लॉ खत्म हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं सेकंड लॉ, मतलब पहले थर्मोकेमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोकेमिस्ट्री मींस एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो एक इसमें लिख लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही टॉपिक है। साइकिल का मतलब क्या है भाई, जहां से चालू हुए वहीं खत्म हो गए। तो जैसे मान लेते एक पीवी कर्व है, तो क्या होगा, यहां से स्टार्ट हुए, ए से बी गए और फिर बी से ए आ गए, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है, लिखो इन साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। तो इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है, सेम होता है। पीवी कर्व में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वही वर्क डन होता है, ये तो पता है। तो इसका जो भी एरिया होगा एक्चुअल में वही वर्क डन होगा। तो उसमें नीचे वही पहले साइक्लिक में लिख लिया कि साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, ठीक है। इसमें इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, तो जो भी स्टेट फंक्शन भाई जहां से चालू हुए घूम के वहीं आ गए, तो स्टेट फंक्शन तो स्टेट पे डिपेंड करता है, अरे जहां से चले वहीं आ गए, तो इसलिए उसका जो भी डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो इसमें नीचे नीचे लिखो स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, सो तो जितने भी स्टेट फंक्शन है उनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो, मतलब किसमें, साइक्लिक में डेल्टा टी जीरो। इसमें क्या होगा, ज्यादा कुछ पूछता नहीं, तो कुछ जो भी स्टेट फंक्शन है उनको जीरो लेना है, जैसे डेल्टा टी विल बी जीरो, डेल्टा पी विल बी जीरो, वॉल्यूम मान लेते डेल्टा वी विल बी जीरो, जहां से स्टार्ट हो वहीं पे खत्म हो रहे हैं। या फिर मान लेते एनर्जी, इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, इंथैल्पी विल बी जीरो। आगे इसमें चैप्टर में 2 टर्म और आएंगे, गिब्स एनर्जी विल बी जीरो, एंट्रोपी विल बी जीरो। तो ये सारे मेन आपका स्टेट फंक्शन है जो इस चैप्टर में यूज पढ़ते सबका सब जीरो होंगे, ठीक है। पर आपको बताया था कि 2 पाथ फंक्शन है, वर्क एंड हीट। तो देखो ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, Q प्लस डब्ल्यू विल बी जीरो, सो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो वर्क एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे और उसका माइनस साइन डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो बट फॉर साइक्लिक प्रोसेस हीट एंड वर्क आर नॉट जीरो बाय यूजिंग area under the curve we can determine the by using area under the curve we can determine the work done, ठीक है। वर्क डन डिटरमाइन हो जाएगा तो आपका जो हीट है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है साइक्लिक प्रोसेस। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स मेरे मोबाइल में है, मतलब अच्छे क्वेश्चंस, तो उनको हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल मतलब कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो सब लोग एक क्वेश्चन लिखो। तो लिखो इसमें 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस is undergoing following 2-step रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मतलब मोनोटॉमिक आइडियल गैस ही कुछ 2 स्टेप रिवर्सिबल प्रोसेस इज अंडरगोइंग फॉलोइंग 2 स्टेप रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें फर्स्ट लिखो, फर्स्ट क्या है, इट इज आइसोथर्मल, expanded at 300 Kelvin from 32 atm to 1 atm, from 32 atm to 1 atm. It is, मैं रिपीट करता हूँ, it is isothermal expanded at 300 Kelvin from 32 atm to 1 atm। फिर इसमें लिखो सेकेंड, देन बाद में देन THEN, देन इट इज एडियाबैटिक कंप्रेस्ड, ये एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। देन इट इज एडियाबैटिक कंप्रेस्ड टू ओरिजिनल प्रेशर, देन इट इज एडियाबैटिक कंप्रेस्ड टू ओरिजिनल प्रेशर, ठीक है, ओरिजिनल प्रेशर।
तो ओरिजिनल प्रेशर का मतलब ये है कि भाई 32 से चालू हुआ है और ये 32 पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। टू ओरिजिनल प्रेशर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, इसमें लिखो कैलकुलेट, फर्स्ट लिखो फर्स्ट कैलकुलेट, इसमें आप देखो कैलकुलेट क्या क्या करना है। फर्स्ट क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई एंड डेल्टा एच फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, पहले वाले के लिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। फिर सेकंड लिखो कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई डेल्टा एच फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, सेकंड वाले के लिए फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर थर्ड लिखो फाइंड क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई एंड डेल्टा एच फॉर ओवरऑल प्रोसेस, ठीक है। तीनों के लिए सॉल्व करना है। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो एक एक करके करते हैं, इसमें देखो क्या क्या होगा। तो मैंने एक्चुअली इसमें इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ढेर सारे पार्ट कवर कर लिए, हम लोग सब कुछ निकालेंगे। और इस क्वेश्चन का कोई भी एक पार्ट या इवन ये दोनों मिला के, जैसे आपको जैसे जेई मेन में क्या आ सकता है, देखो जेई मेन में तो सिर्फ ये वाला दे सकता है, आपको आ जाएगा। एडवांस में दोनों दे देगा और बोल देगा वर्क निकाल लो, हीट निकाल लो, तो आपको दोनों का यूज करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। पहले आइसोथर्मल के लिए तो डेल्टा ई क्या होता है 0, डेल्टा एच क्या होता है 0, दो तो निकल ही गए, पहले से पता था 0। और हमको पता है कि भाई हीट क्या होता है माइनस टाइम डब्ल्यू। तो बस अब करते देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था -2.303 एन आर टी लॉग, अगर इसको P2/P1 करना है तो इसको फिर माइनस हटा देंगे। अरे फॉर्मूले एक वॉल्यूम का था V2/V1 और एक माइनस को हटा के आप देखो लेक्चर में पीछे जाके देखो, पीछे लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में फॉर्मूला लिखवाया था ये वर्क का, आइसोथर्मल वर्क का, आइसोथर्मल एक्सपेंशन रिवर्सिबल का। तो क्या होगा देखो 2.303 मोल कितना था 2, आर की वैल्यू 25/3, टेम्परेचर विल बी 300 केल्विन, लॉग 1/32, ठीक है। ये तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, ये 100 होगा, तो ये क्या होगा 2.303 इंटू 50 इंटू 100, ठीक है। तो कोई ये 32 है, मैं यही लिख देता हूँ, देखो ऊपर जाएगा और ये 2 to the power 5 हो सकता है, ऊपर जाएगा 2 to the power -5, ठीक है। आगे ले लेते हैं, पावर को मैंने आगे अरे पता है लॉग का पावर आगे जाता है तो ये पावर क्या होगा -5 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और log 2 की वैल्यू 0.3 याद रखना था भाई, याद रखना था, कहा था ना log 2 याद कर लेना। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो क्या होगा आपके पास। तो ये आपके पास आ रहा है 17272.5 माइनस में, ठीक है। दिस विल बी जूल और दिस विल बी -17.27 किलो जूल, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 17.27 किलो जूल, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा पहला हो गया। और देखो एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियस था वर्क भाई नेगेटिव आएगा ये, और ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा तो वर्क ये है, और हीट क्या होगा, हीट प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी +17.27 किलो जूल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये दो वैल्यू को, क्योंकि ओवरऑल भी तो निकालना थर्ड वाले केस में। तो इसका क्या हुआ डेल्टा ई 0, डेल्टा एच 0, क्यू इक्वल टू +17.27 किलो जूल और वर्क -17.27 किलो जूल, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ पहला वाला, ठीक है, केस। अब हम लोग एडियाबैटिक के केस में आते हैं। तो देखो एडियाबैटिक के केस में सबसे पहले Q0, पहले Q0 है, ठीक है। अच्छा प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर नहीं दे रखा फाइनल वाला, याद है ना मैंने क्या कहा था, कुछ ना कुछ मिसिंग कर देगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर का फॉर्मूला वही यूज करते जो पता है। तो क्या होता है P T⁻⁴ γ/1 - गामा, यही तो था फॉर्मूला, और P2 T2⁻⁴ γ/1 - गामा, ये था फॉर्मूला। देखो सबसे पहले समझो
ये 32 से 1 चला गया, मतलब पहले प्रेशर देखो मतलब क्या था आपके पास ज़्यादा था, एक्सपैंड कर दिया 1 atm, फिर इसको दोबारा कंप्रेस किया। तो जब ये कर रहे हैं तो ये 1 atm से ध्यान रखना 32 atm जा रहा है। अरे ये 2 स्टेप किया, पहले ये किया फिर ये किया, तो ये 1 atm पहले जाकर छोड़ दिया ना इसने, तो ये 1 atm से 32 atm लेके जा रहा है। तो ये बोला कि हमने इसको कंप्रेस किया टू ओरिजिनल प्रेशर, तो 1 atm से कहाँ जा रहा है 32 atm पे जा रहा है आपके पास, ठीक है। ये तो 1 atm से कहाँ जा रहा है 32 atm, तो देखो क्या होगा ये, तो स्टार्टिंग 1 atm, अरे टेम्परेचर तो यही था आइसोथर्मल था, यहाँ तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, तो 300 मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक का गामा 5/3, सो दिस विल बी 5/3 और 1 - 5/3, सो ये क्या होगा, हमको P2 32 बोल रहा है, कंप्रेस करना है, T2 निकालना है, फिर 5/3 अपॉन 1 - 5/3, तो ये क्या होगा देखो 300, इसका जो पावर होगा देखो ये 2/3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, दिस विल बी -5/2, देखो -2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो -5/2, तो ये क्या होगा 32 और ये T2 टू द पावर -5/2, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इधर, अरे ये पावर जो इधर पलट देते हैं तो क्या होगा 300, मतलब मैं दोनों साइड एक काम करता हूँ आपको, मतलब दोनों साइड -2/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -2/5 से, ठीक है, दोनों साइड -2/5 ले ले तो ये 1 हो जाएगा, तो 32 टू द पावर -2/5 और T2, मतलब मैंने दोनों साइड क्या किया, मैंने दोनों साइड -32 मतलब -2/5, अरे -2/5 दोनों साइड ले लो, तो -2/5 से 5/2 कट जाएगा और माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो ये भी कट गई, ये आपके पास आ गया। तो देखो क्या होगा इसमें, आपको एग्जाम में इसी टाइप के कुछ वैल्यूज आते हैं, इसलिए मैंने इस बार क्वेश्चन देखो आपको देख के बताया कि जो आप कैलकुलेट कर भी सकते हो, तो इधर जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो देखो क्या होगा T2 विल भी क्या होगा 300 और ये क्या होगा 32 की पावर क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है एडियाबैटिक में जब कंप्रेस करते हो तो हीटिंग होती है, ये आपको पहले से पता है, टेम्परेचर तो ऑब्वियस से पढ़ना है, तो ये क्या होगा 2/5, तो 332 का पावर 1/5 तो 2 और 2 टू द पावर 2 4, सो टेम्परेचर विल बी 1200 केल्विन, तो ये इसका टेम्परेचर आ रहा है। अरे देखो 32 का पावर 1/5 लोगों 2 आएगा, 2 टू द पावर 2 4, तो ये कितना है 1200 केल्विन, देखो टेम्परेचर आ गया। अब जैसे ही टेम्परेचर हमको मिल गया तो देखो क्या होगा फिर, Q तो पहले से 0 है, W और डेल्टा इसमें इक्वल होता है, दिस विल बी NCV T2 - T1, मोल कितना है 2, CV की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए 3/2 R विल बी 25/3, 3/2 R। टेम्परेचर का डिफरेंस पहले 300 केल्विन था, बाद में क्या 1200 केल्विन, सो डिफरेंस विल बी 900, तो ये कट जाएगा पूरा ये, सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ये कितना होगा 1800, तो केल्विन, हाँ ठीक है 1800 होगा 20 से क्या, बल्कि 18,000 होगा और बल्कि 5, तो ये आ रहा है 22500 जूल, यही होगा मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, मेरे हिसाब से यही होगा, और दिस इज 22.5 किलो जूल, ठीक है। वर्क और डेल्टा ई दोनों सेम होगा, और देखो डेल्टा एच वो कोई दिक्कत नहीं, बताया था आइडियल गैस के लिए NCP डेल्टा T हमेशा ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं, तो मोल है 2 और 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और ये होगा, अरे CP का लो 5/2 R, CP इधर 5/2 R, तो 5 और R के लिए 25/3 और टेम्परेचर विल बी 900, तो इसको इससे काट दो, ये बल्कि 300 हो जाएगा, इसको इससे कट कर दो, सो दिस विल बी 125 और इंटू 300, सो दिस विल बी 37500 और 37.5 किलो जूल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दोनों के लिए निकाल लिया, ओवरऑल पूछा है, तो अब देखो ओवरऑल के लिए क्या करना है, ऐड कर दो, तो जैसे ओवरऑल Q पूछा है तो वहाँ पे Q इतना आ रहा है और यहाँ पे Q 0, तो ओवरऑल Q कितना होगा +17.27 किलो जूल, एक का तो 0 ही था। ओवरऑल मान लो वर्क पूछा है तो वहाँ पे वर्क कितना आ रहा था -17.27
और यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस 22.5, इसको ऐड कर लो किलो जूल में आ जाएगा। वहाँ पे डेल्टा ई 0 था तो ओवरऑल डेल्टा ई यही रहेगा, वहाँ डेल्टा एच 0 था तो ओवरऑल डेल्टा एच यही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं, तो इनको बस आप सॉल्व करो। इसका कोई भी एक पार्ट आ सकता है, इवन ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होके आपको आ सकता था कि पूरा दे दे फिर बोले कि W निकालो, वर्क निकालो फॉर ओवरऑल प्रोसेस, दोनों देते। ये तो मैंने चारों निकलवा दिया, आपसे पूछ लिया कि फाइंड वर्क फॉर ओवरऑल प्रोसेस। तो ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है। और बाकी इसका कोई भी एक पार्ट, मान लो कि सिंगल पार्ट, वो जेईई मेन या नीट में आ सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, कंसीडर अ क्लासरूम ऑफ वॉल्यूम 200 मीटर क्यूब। ठीक है, इफ इनिशियल टेम्परेचर of classroom is 25 degree and pressure is 180, अरे जो रूम टेम्परेचर होता है वही, there are 40 students in an insulated class. There are 40 students in an insulated class losing energy to room at average rate of 150 watt per person। देखो, इंसुलेटेड क्लासरूम का मतलब ये है कि भाई जो बच्चे क्लास में हीट रिलीज करेंगे वो बाहर नहीं जा पा रहा। ठीक है, ये इसका मतलब है कि रिपीट करते हो, क्या बोला, देयर आर 40 स्टूडेंट इन इंसुलेटेड क्लासरूम लूजिंग एनर्जी एट एवरेज रेट ऑफ 150 वॉट पर पर्सन। हाउ लॉन्ग कैन दे रिमेन इन क्लास if body temperature is 37 degree and student will feel uncomfortable above 37 degree Celsius। ठीक है, मैं रिपीट करते कर, हाउ लॉन्ग दे कैन रिमेन इन क्लास इफ body temperature is 37 degree and student feel uncomfortable above this temperature। और आपको given आगे क्या है, molar heat capacity of air 3R ये दे रखा है। अब आप बोलोगे सर कैसे नहीं बोला है ये, और ये भी नहीं बोला कि कौन सा हीट कैपेसिटी, बस आपको मोलर हीट कैपेसिटी लेना है। ठीक है, बोला 3R। अब जब क्वेश्चन में दिया तो यही लेना, आप अपने से दिमाग नहीं लगा सकते, जो दिया वही लेना है। अब देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान कर रखना, सबसे पहले इंसुलेटेड क्लासरूम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो भी हीट रिलीज करेंगे वो बाहर नहीं जा सकता। ये इसका मतलब, देखो पहले क्वेश्चन समझो क्या, जैसे मान लो कि क्लासरूम, जैसे मान लो सब बच्चे बैठे हुए हैं और क्लासरूम हमारे तक क्लोज है, तो हम लोग क्या होते हैं पता ही होता है, मतलब जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो उसमें हम लोग वर्क करते हैं, तो उस वर्क की वजह से हम लोग हीट भी रिलीज करते हैं, मतलब सराउंडिंग में, उसकी वजह से क्लास क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो क्लास का इनिशियल टेम्परेचर 25, धीरे धीरे गर्म होकर वो 37 तक पहुंचेगा। 37 के बाद वो अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। तो आपको बताना हाउ लॉन्ग, मतलब कितने देर में वो टेम्परेचर पहुंचेगा 37, तो ये आपको करना है। तो मतलब कि बच्चे जो हीट रिलीज करेंगे एक्चुअल में, उसको आपको वही कि उससे मैनेज करना है। तो देखो, इसमें एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, और उसके लिए ये दोनों चीजें दी हुई थी। इसमें मोल ऑफ गैस नहीं दिया, गैस के मोल, तो वो इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग है, उसी वजह से वॉल्यूम और प्रेशर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मोल ऑफ गैस मिसिंग है और उसी के वजह से ध्यान रखना वॉल्यूम और प्रेशर दिया है। तो ये क्योंकि मान लो आपको जैसे एडियाबैटिक है तो डेल्टा ई का यूज पड़ेगा, तो डेल्टा ई वो वैसे भी NCV डेल्टा टी होता है, डेल्टा ई तो NCV डेल्टा टी होता है।
तो मोल तो चाहिए होगा भाई, मोल मिसिंग है, तो इसलिए मोल पहले निकालेंगे। देखो मोल कैसे निकलेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इनिशियल समझ लो, पहले चालू होने पहले इनिशियल प्रेशर कितना है 1 atm, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है ये, तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई। मोल हमको नहीं पता है, आर की वैल्यू 0.0821, और या बल्कि इसको अप्रॉक्सीमेटली कर लेते हैं 1/12, और टेम्परेचर 298 केल्विन, अप्रॉक्सीमेट 298 केल्विन। तो इसको इससे कट कर लेते हैं, अरे अप्रॉक्सीमेट कट कर लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 25, अरे अप्रॉक्सीमेट भाई अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 25, 298 केल्विन है तो अप्रॉक्सीमेट 25 के आसपास होगा, आप करके देखो मेरे हिसाब से ये, तो अप्रॉक्सीमेट 25, ठीक है, 25 को इससे कट करोगे तो आएगा 8, मैं अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ, देखो अरे 300 अगर लोगों 300 को 12 से डिवाइड करोगे कितना होता है ये, मेरे हिसाब से इतना ही होता है 25, तो उसको डिवाइड किया 8, तो इनिशियल मोल देखो कितना है 8000, ये गैस की इनिशियल मोल। अरे बड़ा क्लासरूम होता है, बड़ा वॉल्यूम, बड़ा क्लासरूम होता है, 2000 मतलब 200 मीटर क्यूब ऐसे ही होता है नॉर्मली क्लासरूम, तो क्लासरूम में इतनी गैस है, अरे बड़ा होता है क्लासरूम, वो भी 40-40 बच्चे बैठे हैं, तो कितना मोल है आपका गैस का 8000, ठीक है। अब देखो है कि एक्चुअल में बच्चे हीट रिलीज कर रहे कितना 150 वॉट, ठीक है, तो देखो क्या होगा फिर आपके पास टोटल हीट रिलीजेस पर सेकेंड। देखो सबसे पहले एक बच्चा 1 सेकंड में कितना हीट रिलीज करेगा, अरे जो पावर था तो टाइम को मल्टीप्लाई करो तो 1 सेकंड, तो कितना होगा 150 जूल, अरे 1 सेकंड में 150 जूल रिलीज करेगा, पर कितने बच्चे हैं 40, तो मतलब कि टोटल हीट कितना रिलीज होगा, अरे 1 सेकंड में मान लो टाइम 1 सेकंड लिया, तो कितने आपका हीट रिलीज होगा 150 जूल, और कितने बच्चे हैं 40, तो कितना हीट रिलीज होगा 40 इंटू 150, तो कितना होगा आपके पास 6000 जूल, तो इतना हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। और इसी से क्या होगा टेम्परेचर आपके पास मतलब वो बढ़ेगा। तो देखो सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें हीट कुछ बाहर नहीं जाएगा, तो बस इसमें करना इतना है कि जो बच्चे जो हीट रिलीज करेंगे, बच्चे मतलब स्टूडेंट जो हीट रिलीज करेंगे उसको क्लासरूम का जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे मैनेज करना है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा देखो हीट रिलीज्ड, तो बच्चे जो भी हीट रिलीज करेंगे वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल आपके पास होगा आपका हीट गेन बाय क्लासरूम। तो हीट रिलीज किसके इक्वल होगा, हीट रिलीज इक्वल होगा हीट गेन बाय क्लासरूम, तो क्लासरूम में जो भी हीट गेन होगा उसके इक्वल आएगा, ठीक है। हीट रिलीज देखो कितना होगा ये, तो देखो 4000 जूल रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ये 1 सेकंड में रिलीज करते हैं, ठीक, 1 सेकंड में, तो मान लेते हैं टाइम उन्होंने लगाया टी, कुछ टी सेकंड का टाइम लिया, अरे मान लेते हैं जितना भी रिलीज किया तो आपको कुछ मान लेते हैं ये तो 4000 ने 6000, तो मान लेते हैं हीट रिलीज कितना करे 6000 जूल 1 सेकंड में, और मान लेते हैं बच्चे टी सेकंड बैठे थे, मान लो टी सेकंड बैठे थे, तो हीट कितना मिला 6000 आपका इंटू टी, ठीक, इतना हीट मिला। अब समझो देखो इसमें क्या होगा आपके पास, वो जो हीट रिलीज करेंगे उससे क्लासरूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर 25 है, फाइनल टेम्परेचर 37 है, तो 37 के ऊपर वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो कितना टेम्परेचर राइज कर सकता है 12, अरे 25 से चालू हुआ हीट रिलीज कर धीरे धीरे गर्म होगा, और 37 के ऊपर वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अरे भाई NC डेल्टा टी, हमको नहीं बोला कि आपके पास कैसा है, तो बस सिंपल आप कोई भी मान के चलोगे कि जो हीट गेन हो रहा है वो NC डेल्टा टी, ठीक है। हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी बोला था, और आगे तो बोला नहीं कौन सा लेना था, तो आप मतलब कि CVCP कुछ नहीं बोला, तो आप इसमें मान के चलोगे NC डेल्टा टी, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो NC डेल्टा टी, बच्चे जितने हीट रिलीज करेंगे और क्लासरूम में जितना हीट बढ़ेगा वो उसको इक्वल करेंगे, तो देखो फिर क्या होगा टाइम किसके इक्वल आएगा, मोल मैंने निकाल लिया था 8000, हीट कैपेसिटी 3R, तो 3 और R की वैल्यू 25/3, अरे R तो 25/3 होता है। डेल्टा टी देखो इनिशियल टेम्परेचर है 25 और फाइनल कितना है 37, तो कितने का राइज कर सकता है टेम्परेचर 12 डिग्री राइज, तो 12 डिग्री अपॉन
6000। अरे भाई 6000 से डिवाइड भी होगा ना, इतना हीट रिलीज हो रहा है पर सेकेंड, उससे डिवाइड होगा ये। तो देखो क्या आएगा ये 2 आएगा। तो कितना आपके पास आ रहा है 8 और इनटू क्या आ रहा है 50, तो ये आ रहा है 400। अरे 400 सेकेंड, ये इसका आंसर है, बस इतना ही करना था। तो बच्चे जो हीट रिलीज करेंगे क्लास में जो हीट गेन होगा दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। तो इसका जो हीट आप मतलब जो टाइम जो लगेगा वो होगा 400 सेकेंड, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस लेक्चर का, और फिर हम लोगों का फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि देखो a piston expand isothermally, a system expand isothermally such that external pressure is always equal to the internal pressure। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, a system expand isothermally such that external pressure is always equal to the internal pressure। मतलब कि जब जब एक्सपेंशन कर रहे तब तक हमेशा बाहर का और अंदर वाला सेम है। इसका मतलब बोला चला रिवर्सिबल नहीं बोला, सीधा सीधा ऐसे बोल दे कि एक्सटर्नल और इंटरनल हमेशा इक्वल एक्सपेंशन के टाइम। तो कैसा है आपका वही मतलब रिवर्सिबल, ठीक है, ठीक है। फिर आगे लिखो, इफ diameter of piston is 10 centimeter, if diameter of piston is 10 centimeter, it have 1 mole gas and initial volume is 1 liter। If diameter of piston is 10 centimeter, it have 1 mole of gas and initial volume is 1 liter। If final volume is 4 liter, if final volume is 4 liter, ठीक है। आगे लिखो, टेम्परेचर इज 25 डिग्री दिया है, टेम्परेचर इज 25 डिग्री। फिर आगे लिखना है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन when exactly half of the work has been done, when exactly half of the work is done as compared to given expansion। if exactly half of the work is done as compared to given expansion, ठीक है, half of the work। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, क्या बोलना क्या चाह रही हूँ। देखो है क्या, एक्चुअल में आपको बोल रहा है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, पहले 1 लीटर है और बाद में ये 4 लीटर हो रहा है, एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बताना है कि पिस्टन कितना डिस्टेंस हाइट ट्रेवल किया, अगर वो आधा वर्क करता है तो इफ एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वर्क इज डन, तो आधा वर्क करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मतलब समझो, पहले 1 लीटर से 4 लीटर जा रहा है, अब आपका अगली बार क्या हो रहा है, वही आधा वर्क हो रहा है, तो क्या होगा बताना है। तो देखो क्या होगा कि जो न्यू वर्क है, मतलब जो भी न्यू वर्क है वो पहले वाले वर्क का क्या हाफ है, हाफ क्या है फर्स्ट वर्क का, मतलब जो भी पहले वर्क हो रहा है उस वर्क का आधा है, अरे जो भी न्यू वर्क हुआ वो पहले वाले वर्क का आधा है। आइसोथर्मली ध्यान रखना, वो भी रिवर्सिबल। तो देखो क्या होगा ये 2.303 nRT लॉग, ये V2 और इनिशियल 1 था भाई, V2 बाई V1, ठीक है, माइनस टाइम माइनस भी होगा, माइनस 2.303 nRT लॉग, और देखो क्या होगा 1/2 फिर 2.303 nRT और ये होगा लॉग
देखो क्या होगा ये, इसमें पहले कितना था, इनिशियल 1 और फाइनल 4, ठीक है, ये आपके पास इनिशियल इज 1 एंड फाइनल इज 4, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या हो सकता है, ये सबसे पहले ये जो हाफ है इसको मैं इसके पावर में लेके जाता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, और ये भी माइनस रहेगा, तो ये -2.303 nRT और log V2, इसको मैं हाफ को पावर में लेके गया तो -2.303 nRT और log हो जाएगा 2, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अरे सब सेम कंडीशन पे है, तो कंपेयर करने पे देखो क्या होगा, V2 आएगा 2, अरे V2 मतलब 2 हुआ, मतलब पहली बार क्या हो रहा है, पहली बार वो जा रहा था 1 लीटर 4 लीटर, अब जा रहा 1 लीटर से 2 लीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब पहली बार 1 लीटर से 4 लीटर का, अगली बार इस बार क्या 1 लीटर से 2 लीटर, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है देखो 2 लीटर, ठीक है। ये तो ये अब देखो समझो क्या था, मतलब मैं बताता हूँ क्या है, इसी तरीके से सॉल्व करना था, क्योंकि रिवर्सिबल आइसोथर्मल दिया था। देखो पहली बार क्या हो रहा है, ये आपके पास पिस्टन है, देखो समझो, इनिशियली वॉल्यूम 1 लीटर था, पहले ये 4 लीटर तक जा रहा था, ठीक है, वही हो रहा था 4 लीटर तक, अरे पूरा 4 लीटर था। अब बोला वर्क इसका आधा हो गया, तो मैंने रिलेट किया, तो देखो क्या हुआ, फाइनल वॉल्यूम कितना निकला, V2 2 लीटर, तो 2 लीटर का देखो मतलब क्या है, पहली बात तो 2 लीटर ये पूरा है भाई, पूरा है 2 लीटर, फाइनल मतलब को पूरा होता है। तो बताना ये कि पिस्टन ने कितना हाइट ट्रेवल किया, ये बताना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन। तो देखो 1 लीटर पहले से था और फाइनल 2 लीटर है, तो मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 लीटर। देखो पहले समझो कि पहले से वो कितना था, पहले से आपका था 1 लीटर, ठीक है वो, और पहले से था 1 लीटर और फाइनल कितना 2 लीटर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया होगा 1 लीटर, 1 लीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो। तो हम लोग अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या होगा इसमें, ये जो वॉल्यूम जो है, ठीक है, हम लोगों को इसी को h निकालना है, तो क्या होगा ये भाई, सिलेंड्रिकल मान के चलो, तो क्या होगा पाई r² h, ये ध्यान रखना ये आपका लीटर है, तो लीटर का मतलब क्या होगा आपका, ये बल्कि होगा 1000 ml, ml का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो ये होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो क्या होगा रेडियस 5, तो 5 का स्क्वायर और h ये निकालना है, तो h की वैल्यू करते हैं इसमें सॉल्व, तो देखो क्या होगा, ये होगा 25, तो 25 को इसको कट करोगे तो ये होगा 40, मेरे हिसाब से 40 आएगा, ये 25 को कट करो 40 आएगा मेरे हिसाब से ये, तो h कितना होगा, ये इधर जाएगा, तो क्योंकि 280/22 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो समझ में आया किस तरीके से किया, तो वर्क पहले से बोला आधा हो गया, तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया कितना, 2 लीटर फाइनल था, तो इनिशियल 1, तो कितना एक्सपेंड किया 1 लीटर, ठीक है, उसमें पाई r² h किया, वॉल्यूम 1 लीटर था, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो h की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।